के लिए शायद टीचर अवेलेबल नहीं है, अभी क्या कंडीशन है, क्योंकि मेरा तो प्रोग्राम जो था सितंबर में पढ़ाने का था। लेकिन अगर ये कंटिन्यू अभी कर रहे हैं तो 10 दिन लगभग शायद हो सकता है पढ़ा पाऊँ मैं। तब आप ये मुझे बताइए कि आपको टॉपिक वाइज करना है, ये जो क्वेश्चन यूपीएससी में 10 ईयर में जो आए हैं वो करना। देखिए टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया था कि मोर देन 50 टॉपिक्स हैं, और एक टॉपिक्स कम से कम उसके लिए एटलीस्ट 3 डेज चाहिए। इसका मतलब 150 लेक्चर्स। तो उसमें क्या होगा, कुछ टॉपिक्स आपके हो जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक वाइज करने हैं तो मैं टॉपिक वाइज करा देता हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे उम्मीद है जो सी सेट के लेक्चर होंगे 15 या 20 होंगे, इससे ज्यादा लेक्चर याद नहीं है। क्योंकि देखिए सी सेट में आपकी इंग्लिश भी आती है, और इंग्लिश में जो कंपेरेटिव है, इसी तरह की और अनेक चीजें हैं उनके लिए। तो जो कंबाइंड करके जहां तक उम्मीद है इससे ज्यादा लेक्चर नहीं होंगे। या आपको पता है कितने लेक्चर हैं सी सेट के लिए, मतलब? मतलब कैसे सर, एक टीचर के लिए अपन जो कर हाँ, यहाँ पे इसमें पूरा जो कंटेंट आता है ना। इसमें जितने पिछले साल होंगे कम ही है, अलग अलग टीचर से कराए गए कुछ टीचर नहीं, मैथ्स के क्या है ना, मैथ रीजनिंग के लिए तो बहुत कम है ना। कम ही है। तो मैथ रीजनिंग के लिए बहुत कम लेक्चर हैं, 15-20 होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। उसमें बेटर ऑप्शन तो यही है कि हम पीवाई क्यू कर लें, क्योंकि 10 तक का तो होता ही है, वो तो बेसिक हमारा वहां से है, यहाँ थोड़ा सा लेवल नहीं तो एडवांस है। उसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल तभी है जब भी हम पीवाई क्यू करें, क्योंकि अगर हम वो करेंगे ना सारे चैप्टर पर कंप्लीट नहीं होने का, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे ही कह रहे हैं। ठीक है। ये सब कैमरे थोड़ा सा बता देते हैं अच्छा, ये कैमरा कैमरे होगा। अब तो नहीं आ रहा, अब तो नहीं नहीं आ अब रहा। ठीक बेटर ऑप्शन तो वही है। स्टार्ट कर दिया। हाँ करके स्टार्ट। चलो कोई नहीं, 5 मिनट सोच लो, 5 मिनट जो है जरा हम थोड़ा इस पे चर्चा कर ले। और का मन करा मैं देख के मेरा भी कौन से वाला बता दिया, दूसरा लगा फिर तीसरा मन देख से मतलब देखो कंफ्यूज होता है। ये हुआ था। स्टार्ट कर दिया ये बात पूछना। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से ये बताओ कि जो हमारा इक्वेटर है कहाँ से पास होके जाएगा इसमें? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। कोई एक ऐसा पॉइंट बता दो जहां से मैं मान लो कि हम कंसिडर करके चल सके कि वहां से तो जाता ही है। अदर कंट्री का हमें नहीं पता, एटलीस्ट इंडिया का तो पता है। इंडिया में इक्वेटर कहाँ से होके जाता है? क्या कह रहे हो? आता नहीं तो आसपास तो आता होगा कहीं ना कहीं। इंडिया के बॉटम से जाएगा, टॉप से जाएगा? बॉटम से लगभग कितनी दूर? अगर मैं पूरी स्क्रीन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं? 180 में डिवाइड करना पड़ेगा ना। 90 अबो इक्वेटर से, 90 बिलो। अगर इसके 180 पार्ट करूं, उनमें से अगर मैं लगभग 8 पार्ट लूं, लगभग यहाँ से जाएगा ना। लेकिन चलेगा इधर वाली साइड से चलेगा, मोटी वाली साइड। इधर से, तो लगभग यहाँ से जाएगा। क्या पोजीशन है इक्वेटर? इक्वेटर से जो इंडिया का ये साउदर्न पॉइंट है यहाँ पे, ये लगभग कितने डिग्री पे है? यही है ना, यानी कि आपका इक्वेटर लगभग यहाँ से पास हुआ। उसके बाद आता है कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कहां से जाएगा? यहाँ से। कैप्रिकॉर्न कहां जाएगा? ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 है, ये भी 23.5। ये साउथ है और ये नॉर्थ है। और आपकी ये
66.5, एसपी इधर 66.5। इसमें जनरली और कोई चीजें नहीं बता रहा, मैं थोड़ा आपको जो है यहाँ के टेम्परेचर पे थोड़ा डिस्कस करूंगा। देखिए ये जो है पार्ट, ये तो ज्यादा हो गया। यहाँ से 5 डिग्री का अगर हम लें, 5 डिग्री, ऐसे ही 5 डिग्री, तो ये जो एरिया होगा, इस एरिया का नाम बताएगा कोई, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? नहीं, इसका स्पेशल नाम भी है, इसको बोलते हैं डोल्ड्रम बेल्ट। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम बेल्ट। 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 5 डिग्री साउथ। यहाँ कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो हमारा सन होता है वो बिल्कुल लगभग सिर पे रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और यहाँ की कंडीशन ये है कि दोपहर 12 बजे तक गर्मी होनी है, 12 से 2 के बीच बारिश होनी है। ये डेली यहाँ का रूटीन, ठीक है। अब जैसे अभी यहाँ पे बारिश हुई है, पसीना किसी का सूख रहा है? सूख तो नहीं रहा। क्यों नहीं सूख रहा पसीना? टेल मी एनीबॉडी। व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस? इतना अगर देर लगाओगे, समय बर्बाद करोगे, बताइए पसीना क्यों नहीं सूख रहा? ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी होती क्या है? खड़े होकर बताओ, देखो ऐसे नहीं आवाज आएगी यहाँ तक। खड़े होकर बताओ, थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा होता है। अभी मॉइस्चर आया क्या? नॉर्मल जो मौसम होता है इसमें मॉइस्चर नहीं होता। मतलब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कितना है, ज्यादा है, कम? फिलहाल ह्यूमिडिटी लेवल कितना चल रहा होगा? मोबाइल है, जल्दी गूगल पे सर्च करो, लेटेस्ट में भी ह्यूमिडिटी रेशो, ह्यूमिडिटी कितनी है फिलहाल, बैठ जाओ, देखो जल्दी। ये एकदम सीधा सीधा साइंस का क्वेश्चन है, देखो जल्दी ह्यूमिडिटी क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरह की ह्यूमिडिटी हो रही है, इससे कहीं गुनी ह्यूमिडिटी यहाँ पे रहती है, मतलब यहाँ पसीना सूखता नहीं है। क्या हाल लोगों का रहता होगा अगर इस, ठीक है, बरसात हुई, अगर यहाँ आ पाए, ये एरिया किसका है यहाँ पे, ये वाला एरिया कोई बताएगा किस किस रिवर का एरिया है ये? वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर एरिया वाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेजन, राइट। सबसे घने जंगल अमेजन के हैं, पानी रहता है, मतलब वहां इतने घने जंगल है कि आप कदम तक नहीं रख सकते। रीजन वही है जब रोज बारिश हो रही, समझ रहे नहीं? ठीक है, यहाँ ये नियरेस्ट टू केन्या, युगांडा, ये सारे के सारे यहाँ की घनी वनस्पतियां है। यहाँ एक ट्राइब है, शायद उसका नाम है मसारी, मसाई जनजाति है शायद, हाँ मसाई, वो यहाँ पेड़ों पे रहती है। यहाँ पे घने जंगल है, क्यों है? बारिश हो रही है, जब दिन रात बारिश, जिस तरह बारिश का मौसम रहेगा, धूप निकलेगी, दोनों चीज जब उसके अकॉर्डिंग होगी, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो जानते हैं, जहाँ टेम्परेचर भी प्रॉपर मिल रहा हो, सन लाइट भी मिल रही हो, पानी भी मिल रहा हो, तो वहां वनस्पति सबसे ज्यादा ग्रो करती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी एक्चुअली क्या होती है कि एक घन मीटर, एक घन मीटर में उपस्थित पानी की मात्रा, इसकी पानी की यानी कि वाटर क्वांटिटी कितनी है। एक घन मीटर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक बॉक्स लिए जाए, उसमें जो हम एयर भरेंगे, हवा भर ली हमने उसमें 1 घन मीटर में, उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो कितने ग्राम या मिलीग्राम, जो भी उसकी यूनिट्स है, वो जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, क्या बढ़ती चली जाती है। अब जब वहां पे ह्यूमिडिटी पहले ही है, हमारा जो पसीना है वो क्या है, वो भी एक वेपर्स के रूप में होता है और वो उसमें डिजोल्व हो जाता है। लेकिन जहां पहले वो कंसंट्रेटेड पोजिशन पे है, तो जरूरत ही नहीं है, हवा को जरूरत नहीं है कि मुझे और पानी चाहिए, लेकिन हम पसीने से देना चाह रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हमारा पसीना नहीं सोखता। जब मई की गर्मी होती है, जब बरसात नहीं होती है, तो ह्यूमिडिटी आज के कंपेयर में लगभग 1/3 होती है, उस समय उसको जरूरत होती है, तो वो तुरंत
एब्जॉर्ब हो जाता है। और यही ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण, अब जैसे गर्मी हो रही, टेम्परेचर बढ़ा, या ह्यूमिडिटी धीरे धीरे ऊपर जाएगी और किसका रूप ले लेती है, बादलों का। ठीक है। अब बादल जब बनते हैं फिर उनका एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। जैसे ही वो सैचुरेशन पॉइंट पे आई, और बादलों की कंडीशन क्या होती है, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बहुत ही धीरे धीरे सैचुरेशन होते हैं 99% केसेस में, तो धीरे धीरे बरसात अपनी होनी शुरू हो जाती है। अगर कभी ऐसा है कि पूरा जितना भी क्लाउड्स है एकदम सैचुरेट हो गया, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं बादल फटना। वो सारा का सारा जितना पानी है वो नीचे आ जाता है। बाकी जो बिजली की कड़कड़ाहट होती है, वो जो दो लेयर्स होती हैं उनके बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन। कभी आपने बादल चलते देखे हैं ना, तो वो जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे चलते हैं, जो फ्रिक्शन होती है उसी से आवाज आती है और उसी से चमक पैदा होती है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि बिजली जब कड़कती है तो हमें आवाज पहले सुनाई देती है या चमक, क्या क्या दिख होती है पहले, चमक दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। कितनी है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और जो हमारी ध्वनि है उसकी कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड, जो कि एयर में इतनी होती है। और सॉलिड्स में कितनी होती है, सॉलिड में कम होती है, ज्यादा। हम्म। अरे ये तो ऑर्डर पूछ लेता है, आपको हवा दे देगा, पानी दे देगा और सॉलिड दे देगा। इनका ऑर्डर बताइए कि ध्वनि की जो चाल है किसमें कम है किसमें ज्यादा। इसका एक उदाहरण बताता हूं। अभी मान के चलो आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, कहीं आप रेलवे लाइन से दूर दराज एरिया में रह रहे हैं, अमूमन आपको उसकी साउंड नहीं आती। लेकिन जैसे ही बरसात होके रुकेगी, उस समय आपको आवाज आनी शुरू हो जाती है उसके हॉर्न की भी। कभी ऐसा आभास किया आपने, किया है ना। उसका रीजन क्या है कि जब बारिश होकर निमटती है तो एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो जाती है, उससे उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ी, उसकी डेंसिटी। तो यानी कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है उसमें उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। तो सबसे कम होती है हवा में, उससे ज्यादा पानी में, उससे ज्यादा सॉलिड में। अगर आप रेलवे लाइन के ट्रैक पे कान लगा के सुने ना, अगर 5 किलोमीटर दूर भी ट्रेन होगी आपको पता लग जाएगा। आपको अमूमन ट्रेन की आवाज नहीं आएगी, ट्रेन के हॉर्न के किसी की। लेकिन अगर उसकी पटरी को कान लगा के सुनेंगे तो आपको आवाज सुनाई दे जाएगी, हाँ ट्रेन आ रही। तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। अभी बता मैंने डोल्ट्रम बेल्ट है 0 to 5, ये ठीक है। इसके बाद हम पास करते हैं 0 से 23 डिग्री, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। यहाँ भी कंपेयर टू गर्मी होती है, कम होती है, इतना बरसात नहीं होती, लेकिन गर्मी काफी रहती है। इसी वजह से अब हमारा इंडिया का क्षेत्र जो बचा है ये, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये किस क्षेत्र में आया जहाँ गर्मी होती है, दक्षिण भारत। इसलिए वहां के लोग सांवले भी हैं। ठीक है। आपका बंबई कहाँ है, बंबई यहाँ है, वहां 12 के 12 मौसम एक सा रहता है। वो भी भला हो समुद्र का, समुद्र किनारे है, इसलिए उनको जलवायु समान मिल जाती है। ज्योग्राफी में पढ़ोगे, जहां समुद्र के किनारे वाले शहर है वहां जो एटमोस्फेयर है वो पूरे के पूरे साल एक सा ही रहता है। क्योंकि क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडी होती है। और जो पानी है धीरे धीरे ही गर्म होता है, धीरे धीरे ही ठंडा। क्या होता है, पूरे दिन पानी भी गर्म हुआ, लैंड भी गर्म हुई, लेकिन जैसे ही रात हुई, लैंड तो जल्दी ठंडी हो जाएगी लेकिन पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। पानी के ऊपर से हवाएं इधर आएंगी लैंड की तरफ, तो वहां मौसम मेंटेन हो जाता है। ये रीजन सर्दियों में है, तो इसलिए वहां पे क्लाइमेट सेम रहती है। ठीक है। अब दक्षिण भारत के अगर आपको स्टेट्स पता है, कौन बताएगा दक्षिण भारत के कितने स्टेट है इस एरिया पर जो मैंने बताया, बताइए खड़े होकर। कौन कौन सा स्टेट है यहाँ से यहाँ तक, कौन कौन से स्टेट से जाती है ये आपकी ट्रॉपिको कैंसर, कौन कौन से स्टेट से जाती है। हाँ, ठीक है, बैठ जाओ। आपका ज्योग्राफी, अगर आप सिविल सर्विस के लिए जा रहे हैं, मैप आपका पकड़ में होना चाहिए। ठीक है। और ये नहीं कि मैप को पता नहीं और जोर लगा के आपने 8 या 9 स्टेट आपने रट लिए, उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। मैप की नॉलेज है, क्लाइमेट भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे आप पढ़ोगे, जितने भी मैदान है, कहीं प्रेरीज है, कहीं स्टेपीज है, ठीक है, कहीं का सवाना है, उनकी कैसे मैदान है भाई, उसमें पूछते हैं कि ये ठंडे प्रदेश के, गर्म प्रदेश के कैसे। जैसे ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मैदान पाए जाते हैं,
ऑस्ट्रेलिया में एक ही तरह का मैदान है। चलो उस पर बाद में चर्चा करेंगे, ये बताता हूँ। ठीक है, तो इधर का एरिया गर्म, इसको अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध इसलिए लगा दिया क्योंकि एक एरिया को काट के बना दिया गया, और उष्ण का मतलब जहां गर्मी होती है। अंग्रेजी में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, पहले तो नाम था याद, अब नहीं पता। ठीक है, इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। यहां से 66 डिग्री तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं शीतोष्ण। शीत भी और उष्ण भी, यानी कि ठंड भी और गर्मी भी। सौभाग्य से हम इसी एरिया में हैं। हमारी लोकेशन ये है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर इन उत्तर प्रदेश। हम शीतोष्ण कटिबंध में है, इसलिए ही हमें यहाँ सर्दी भी मिल रही है, गर्मी भी है, बरसात भी मिलती है। बंबई में कोई जर्सी नहीं पहनता, समझ रहे आप? तो ये आपका शीतोष्ण हुआ। ठीक है, अब मैं मैदानों की जो बात कर रहा था इसलिए कर रहा था क्योंकि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो ये है। ऑस्ट्रेलिया के मैदान का यार कमाल हो, बेसिक तैयारी कर रहे थे, मैं किसी नाम नहीं पता, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। वेल्ड होते हैं शायद, वेल्ड, यही है ना। कंपटीशन में पूछता है कि जो वेल्ड मैदान है ऑस्ट्रेलिया के वो कौन से जलवायु क्षेत्र में है। ठीक है, या वो पूछ लेगा किसी शीत कटिबंध क्षेत्र के मैदान का नाम बताइए। तो ये हमारा कहां पड़ा? शीत कटिबंध में आता है, क्योंकि शीतोष्ण एरिया थोड़ा ऊपर ही रहता है, ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर में है, क्योंकि इसके देशों के हिसाब से मैं भी इसमें सही नहीं सोच गया हूँ। ठीक है, प्रेरीज कहाँ है हमारा? प्रेरीज का आप देखो, और ये जो शीतोष्ण एरिया है ना, ये पैदावार के लिए बहुत अच्छा, खेती के लिए, जो हमारी खेती के लिए है। इसी वजह से ये आपका हुआ क्या, कनाडा, और ये आपका हुआ यूएसए। बहुत जबरदस्त एग्रीकल्चर। यूएसए के जो मैदान है इनको प्रेरी बोलते हैं। और अब इधर आते हैं हम, ये कौन सा एरिया हुआ? यूरोप का। यूरोप में तो पाए जाते हैं प्रेरीज के मैदान। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पंपास। पास यहाँ पाए जाते हैं ब्राजील के साउथ हिस्से में। यहीं पे एक अमेजन बेल्ट में एक वनस्पति पाई जाती है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसको बोलते हैं लानोज। ठीक है, यहाँ पंपास है, यहीं पे नीचे कंपास है। और ये जो सवाना मैदान है ये उष्णकटिबंधीय मैदान है, सवाना। और अगर आप देखें यहीं पे आपका ये सारा मरुस्थल है। जितने भी मरुस्थल हैं किसी भी कंट्री के पश्चिमी भाग पे ही मिलते हैं, उसका भी अपना एक ज्योग्राफिकल इफेक्ट है। ये सारा आया, इंडिया में थार कहाँ है? राजस्थान में, वो भी पश्चिमी हिस्से पर ही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा मैप पे स्टडी करें। क्लाइमेट है चाहे कोई भी चीज है, अगर आप छोटी से छोटी चीज भी पढ़ रहे हैं जिसको हम लोकेट कर सकते हैं, उसको आप सीधे मैप पे ले जाइए। चाहे इंडिया का है, चाहे वर्ल्ड का है, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो। यानी कि अगर कहीं किसी भी स्टेट का या किसी का भी संदर्भ लिया जाता है तो स्टेट पढ़ो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन अब जो आते हैं वही बच्चा कर पाता है जिसे मैथ की अच्छी पकड़ हो। जितनी भी स्ट्रीम धाराएं हैं वो मैप पे आपकी होनी चाहिए। और मैप पे आपको मिल गई कि ठंडी धारा, तो पता होना चाहिए ठंडी धारा क्यों है। क्योंकि अगर आप देखें ये 66.5 डिग्री हुआ, इधर भी 66.5 डिग्री हुआ, तो डेफिनेटली ये तो ठंडा एरिया हो गया ना सर। पता हुआ है नहीं हुआ? लॉजिक है ना। और ये एरिया कैसा हुआ? गर्म। इस बात को तो मान लोगे आप? जितनी भी धाराएं इधर से इधर आएंगी, कोई सी कहीं आ रही है, चाहे जापान की हो या और धाराएं हैं, या फॉकलैंड है, ये इधर से जितनी भी धाराएं अंदर जा रही है ये सारे के साथ, वो चाहे इसके किनारे जाए, चाहे इसके किनारे जाए, चाहे आपके इंडिया के किनारे जाए, ठीक है, चाहे यहां से ऐसे जा रही है, चाहे यहाँ को जा रही है, ये सारी की सारी ठंडी धाराएं जितनी भी इक्वेटर से इधर चलेंगी, ये सारी धाराएं कैसे होंगी? गर्म होंगी ना। और जहां दोनों धाराएं मिलेंगी वो मछली उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जगह है। समझ रहे नहीं? जैसे ब्राजील में यहाँ एक है जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा मछली उत्पादन होता है, क्योंकि वहां गर्म पानी भी ठंडा पानी, जब जी करा ठंड में चली गई, जब जी करा गर्म। और एक चीज और भी है, ऐसा नहीं होता है, बहुत सी जगह पानी कंडीशन ऐसी है कि दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, नहीं, गर्म अलग रहेगा ठंडा अलग, मतलब उसमें एक लेयर ऐसी बन जाती है कि अगर मछली इधर आई तो ठंडे में, इधर है तो गर्म।
जैसे हम सोचते हैं जैसे यहाँ सहारनपुर में बारिश हुई, किसी भी सपोज करो एमएस कॉलेज के इधर एरिया में बारिश होगी, दिल्ली रोड पे नहीं हुई। आपको पर्टिकुलर एक एरिया ऐसा नहीं मिलेगा जहां दीवार खड़ रही हो कि यहाँ पे बारिश हो रही है, इधर बारिश नहीं हो रही है। मतलब अगर आप ऐसे खड़े हो कि आधा हिस्सा आपका बारिश में और आधा बारिश में ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ दूरी पे फिर धीमी होती होती कुछ कुछ बूंदे रह जाती है। लेकिन समुद्र का पानी ऐसा है बहुत सी जगह जहां आपस में नहीं मिलती। ठीक है। जिसको मैप बहुत अच्छा पढ़ना है कि सिद्धार्थ का एक मैप आती है, मैप की पूरी एड्रेस है, उसको पढ़िए। हर छोटी सी छोटी चीज को अपनी पकड़ रखे, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी है या पीसीएस थोड़ा मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी मोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो आपसे ब्रीफ ब्रीफ चीजें पूछेगा और चीजें एक से दूसरे तक कनेक्ट होती है। तो इस तरह के अपनी डीप स्टडी कीजिए, जब भी आप जो है कुछ ना कुछ इसमें अचीव कर पाएंगे। ठीक है। तो वही बता। देखिए आज तो मैं आपको पिछले साल के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है। मेरी क्लास होगी, मैं उधर फिर एनडीए की क्लास लूंगा। आप काशिम सर से बात करके अपना जैसा भी है आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं या क्वेश्चन आंसर करने हैं वो फाइनल करके हमको बता दें। क्योंकि ये क्लास तो मुझे पता नहीं था मुझे लेनी है, क्योंकि मुझे तो एक्चुअल में आईआईटी की लेनी थी। तो तभी अमरीश सर का फोन आया कि आप जो है ग्रुप बेसिक क्लास लो, क्योंकि फिर आप, क्योंकि देखिए बेहतर तभी पढ़ाया जाता है जब ताकि खुद थोड़ा मैं भी पढ़ गया। अब अर्थमेटिक है, पता नहीं मैंने 2 साल पहले पढ़ाओ या कब पढ़ाओ। तो अगर मैंने जो भी चीज पढ़नी है आप मुझे आज बता देना, फिर उसका मैं शेड्यूल बना लूंगा ताकि एक बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंटेशन किया जा सके। दूसरा तरीका एक और है, आप अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जब आप अपना समय यहाँ देने आए हैं तो यहाँ से लेके जाएं। और ये कोचिंग आपको ऐसे ना लगे कि भाई फ्री में कोचिंग है तो वहां कोई पढ़ाते भी ढंग से नहीं है, वो ना जाए एक मैसेज। आपको जो टॉपिक्स लगते हैं अपने, चाहे मैथ के हैं चाहे रीजनिंग के हैं, सी सेट में मैथ रीजनिंग से रिलेटेड उन टॉपिक्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन टॉपिक्स पे ही चर्चा करूंगा। क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है वो गागर में सागर बढ़ने वाली होती है। टाइम जो लेक्चर होते हैं गागर में सागर वाली स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब है जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट्स लगे उनको आप राइट डाउन कर ले और मुझे बता दे, उसी के हिसाब से फिर हम आगे जितने भी दिन क्लास चलेगी उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। दूसरा आपके लिए बेनिफिशियल एक चीज और है, आप ये पता कर लें कि सर टोटल हमारे जो मैथ रीजनिंग के लिए सी सेट पे कितने लेक्चर होने हैं। सपोज करो आपने टॉपिक्स दिए, लेक्चर सारी चीज काउंट करके मुझे पता लगा कि मेरा कम से कम 50 लेक्चर चाहिए या 40, और आपको वहां से मैसेज मिला कि सर 10 ही लेक्चर होंगे, तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है। उसका मतलब आपका 20% होगा, 80% नहीं रहेगा। तो फिर उसी के हिसाब से अगर मान लिया 10 हो या 15, हम ये कोशिश करें कि जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं उनको हम कर लें। अपनी बुक्स में लिखते हैं ना इंपोर्टेंट या मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हैबिट तो ताउम्र तक रहती है, लिखते हैं ना सभी क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम जो है उसको अरेंज कर लेंगे। बुक ला रखिएगा सर। अच्छा, कुछ चीजें मैंने लर्न करने के लिए कहा था आप लोगों को, की है कुछ के स्क्वायर, कुछ के क्यूब, कुछ 15 तक टेबल का कही थी मैंने। किए नहीं होंगे ना किसी ने भी, कर लेंगे कोई बात नहीं। सारी चीजें एक पेपर पे लिख के अपने रूम में चस्पा कर लो जहां रात को सोते हो। ठीक है। 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते तक चस्पा रहेगा, जैसे सोने के लिए गए बस थोड़ी देर उसको देख लो, और जब सो कर उठे तब देख लो, इतने में ही हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराने में ये फायदा है कि आज तक उस तरह के अगर मैंने भी कितने क्वेश्चन किए हैं और जो ट्रिक बताई है, जो मैंने खुद इस ट्रिक को अप्लाई करके मैंने किया है, वो थोड़ा ज्यादा आसान पड़ जाता है। 7 books PQRSTUV are placed side by side. R, Q and T have blue colors and other books have red covers.
ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स एंड द रेस्ट आर ओल्ड। पी आर एंड एस आर लॉ रिपोर्ट्स, द रेस्ट आर गेजेटर्स बुक्स ऑफ ओल्ड गेजेटर्स विद ब्लू कवर्स आर। कुल मिला के बात यह है कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन थोड़ा क्या है कि क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। सीधी बात है, इन क्वेश्चन का आपको कोई ना कोई टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? टेबल। वो टेबल आप कैसे बनाए, हॉरिजॉन्टल बनाए या वर्टिकल बनाए, वो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इसने जब कही कि साइड बाई साइड, तो इसका मतलब है हमारी जो बुक्स हैं ऐसे रखी है, पी क्यू आर एस टी यू और डी, 7 बुक्स होगी। अब इसने कुछ चीजें कहा, एक बार सारे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट कीजिए। आर क्यू एंड टी हैव ब्लू कलर्स। आर क्यू, एक तो आर हुई, एक हमारी क्यू हुई और एक बुक हमारी टी। इनके कैसे कलर है? ब्लू। ये भी ब्लू होगा आपका, ये भी ब्लू कलर है और ये भी आपका ब्लू कलर कवर। एंड अदर बुक्स है रेड कलर। रेड का भी रेड हुआ, इसका भी रेड हुआ और इसका भी रेड। ठीक है, फिर कहता है ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स। एस एंड यू, ये वाली भी न्यू बुक है और ये वाली भी न्यू बुक है। एंड द रेस्ट आर ओल्ड, बाकी क्या हुई? ओल्ड। ये भी ओल्ड, ये भी ओल्ड है और ये भी ओल्ड। पी आर एंड एस आर लॉ रिपोर्ट। पी आर एस क्या है? ये लॉ की रिपोर्ट, ये भी लॉ की रिपोर्ट है और ये भी लॉ की। द रेस्ट आर गेजेटर्स, ये क्या है? गेजेटर्स। बुक ऑफ बुक्स ऑफ ओल्ड गेजेटर विद ब्लू कलर। ओल्ड हो, गेजेटर हो और ब्लू कलर, कहां मैच कर रहा? ओल्ड गेजेट और ब्लू कलर, ओल्ड गेजेटर ब्लू कलर, वो तो वही है ना। हम क्या करते हैं, देखते रहते क्वेश्चन छोड़ के, यार बहुत सिरदर्दी है। लेकिन ये क्वेश्चन है कि आपको मार्क्स दे के जाए। इनमें थोड़ा धैर्य, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि एक बार जल्दबाजी कर दी तो फिर वह आपको समय ज्यादा खा जाएगा, 2-3 बार आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे जो चीजें बताता है उसको वैसे वैसे करते आप चले जाइए, जो फिर वो क्वेश्चन में पूछता है उसको वैसे ही कर लीजिए। यहाँ एक ट्रिक आप अपना सकते हैं, जैसे कि ब्लू, मैंने पूरी बार ब्लू ब्लू लिखा, कोई जरूरत नहीं है, एक जगह ब्लू लिख दो फिर पी बना। ठीक है, क्योंकि समय बचाना है। सब जगह ओल्ड का लिख के वो लिख दिया हमने, न्यू करके ओल्ड, क्योंकि अगर से भी एन कर देंगे तो कोई कंफ्यूजन हम ना हो जाए बाद में कि ये न्यू है या कुछ और चीज है। ऐसे ही जैसे ला तो मैंने पूरा लिख दिया, गजट का जी जेड बना दिया है, जी जी जी। अच्छा, गजट होता क्या है? गजट किसको कहते हैं? चीजें सुनी होंगी कि गजट में प्रकाशित हुई, पब्लिश इन गजट। और कोई बताए? गजट हमारा सरकार की एक ऐसी का पंजिका है, वो जितने भी आदेश निर्देश निर्गत करती है वो सब इस गजट में प्रकाशित होती है। और इसकी भाषा जहां तक मुझे आज भी पता है वो इंग्लिश में ही है। कभी देखना सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई लेटर निकलेगा ना सरकार की तरफ से,
वो गजट में ही प्रकाशित होता है सबसे पहले। जब जैसे संविधान में अगर कोई भी संशोधन होगा तो उसको संविधान में तो लिखे जाएगा, भले ही संशोधन कितने भी हो, जब तक उसको वहां पे नया कोई भी आर्टिकल ऐड करके ना लिख दिया जाए तब तक तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए भारत सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, जब वो अपने लेटर आदेश निकालती है तो उनका एक अपना गजट होता है, तो वो उसमें वहां पे लिखा जाता है। चिंता ना करो, पता लग जाएगा। आपकी जो लेखन अक्षमता है वो लगभग यूपीपीसीएस में हिंदी में और यूपीएससी में अंग्रेजी में उसका आकलन किया जाता है। लेटर आते हैं आपको, व्हाट इज ए गवर्नमेंट लेटर, क्या प्राइवेट लेटर होता है, ठीक है। तो सभी प्रकार के जो लेटर होते हैं वो सब पता लग जाएगा कैसे, क्योंकि आज तक तो सिर्फ ये लिखते हैं हिंदी मीडियम वाले की सेवा में श्रीमान जी, है ना। निवेदन यह है कि प्रार्थनी को 2 दिन की छुट्टी की जरूरत है, या इंग्लिश वाले टू द प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड सेट रेस्पेक्ट, आई बैग टू से दैट, आई बैग टू से दैट, ये कि आई एम सफरिंग या आई एम दिस करके इतना हो जाता था। लेकिन फिर जब आप तैयारी कर रहे हैं अब आपको ये भी पता लग जाएगा कहाँ मुझे हाइफन लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, ठीक है, कहाँ अंडरलाइन करनी है, टू कहाँ लिखना है, दा कहाँ लिखना है, क्या लैंग्वेज होगी उसका, सारे खाते आप सब चीज आपको हर तरह से परफेक्ट कर दिया जाएगा हर फील्ड में। इसलिए कहते हैं अगर यूपीएससी वाला अगर वो सिलेक्शन भी उसका ना हो तब भी उसका जो है ना दृष्टिकोण दुनिया को देखने का बदल जाता है, समझे। सिर्फ इसकी लैंग्वेज को कहीं काची हिंदी है, जबकि किसकी जो दिल्ली में वो चल नहीं रहा है, मैंने डाउनलोड करे थे सारे हिंदी में हूँ। राष्ट्रभाषा में होता है क्या वो? इंग्लिश में ही छपते हैं पास में, लिखा होगा हिंदी के छपते हैं हिंदी में। अभी तो राष्ट्र करे थे। ये सर +1 कर दीजिए, सेव हो जाएगा। हाँ प्लस प्लस प्लस, हाँ ये प्लस सर ऐसा करना। हाँ क्वेश्चन नंबर वो 3 नंबर पे डाल देते। ये बच्चे मांगेंगे क्वेश्चन कहाँ है, इन्होंने बुक लिखी है तो मैंने दे दूंगा क्वेश्चन, है ना, और मैं भी पढ़ूंगा ना बाद में। पर क्वेश्चन नंबर से 3 नंबर लिख देना, ये सेव होता जाएगा। Replace the incorrect term by the correct term in the given sequence। एक सीक्वेंस दी हुई है, क्रम जो आपने सीरीज पढ़ी होंगी उसमें अधिकतर क्या आता है कि एक खाली स्पेस कर देता है कि इसमें क्या आएगा। लेकिन ये अब जो सीरीज दी हुई इसमें अब यूपीएससी की एक खासियत है, एक तो सबसे बड़ी क्या है कि वो कम से कम 2 सीरीज को मिक्स करके देता है, ठीक है। अब इसने क्या दी है, सीरीज कंप्लीट है, आपको देखना है कि कौन सी टर्म उसमें गलत है। जैसे कि 3 2 7 4 13 10 21 18 31 28 43 40। देखिए जब भी कोई सीरीज का क्वेश्चन हो सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं कि सीरीज 1 है या 2, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 2 7 4, कभी सीरीज बढ़ रही है कभी सीरीज घट रही है। एक सिंगल सीरीज में ये पॉसिबिलिटी ना के बराबर, समझ रहे कि एक बढ़ी फिर घटी, एक बढ़ी दूसरी घटी, ऐसी में 99% चांसेस होते हैं कि 2 सीरीज, और जब 2 सीरीज है तो दोनों अल्टरनेट होंगी। अगर ये किसी सीरीज का पहला ये है तो उसका दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे हो, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि अगर 2 पास पास डिजिट लग रहा है कि उनमें कभी तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा कभी कम आ रहा, वो भी संकेत है कि आपकी जो सीरीज, अभी लिखे मत कोई भी, सिर्फ समझ लो। लिखने को बुक में भी है, नहीं है तो यूट्यूब ऐसा है कि बहुत वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी ये चीजें,
लेकिन मुझे मानना यह है कि कुछ अगर एक आगे नई चीज मिल जाए तो उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो लिखने पे थोड़ा कम, समझने पे ध्यान दो। ठीक है। तो हम दो सीरीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे, जब डिफरेंस हमें लग रहा है कि कम ज्यादा कुछ एक सिमिलरिटी या कोई पैटर्न नहीं बन। चलो, ये तो पकड़ ली कि दो सीरीज है, ये पैटर्न हमने बना दिया। अब डिफरेंस पाते हैं। 3 और 7 का डिफरेंस कितना है? इनको जब भी लिखो 1 2 3 4 5 को साइन के साथ लिखो कि प्लस है या माइनस। 7 और इसमें 3, इसमें कितना आया 8, इसमें कितना आया, और इसमें 12। इतने नादान तो हम है नहीं कि हमें अब भी पैटर्न ना पकड़े। 2 4 6 8 10 12, यानी कि जो डिफरेंस है वो +2 होता जा रहा है। स्टार्ट कहां से हुआ? +4 से। ठीक है। और फिर +4 से होता हुआ +2 होता होता चला गया, यानी कि पहले डिफरेंस जो एक सीरीज है उसकी पहली 2 डिजिट का डिफरेंस 4 है, फिर उससे अगली 2 डिजिट का डिफरेंस 6 है, फिर उससे अगली 2 डिजिट का डिफरेंस 8 है। इसको देखते हैं। 3 और 4, ये तो होगा 2 और 4 के बीच में कितना है? 4 और उसके बीच में कितना हो गया? 6। 10 और इसके बीच में, और इसके बीच में, और इसके बीच में हुआ 5। ठीक है। जब दो सीरीज होंगी वो लगभग एक ही रूल को फॉलो कर। ठीक है। अब ये 12 भी ठीक है, 10 भी ठीक है, 8 भी ठीक है, 6 भी ठीक है। इसके हिसाब से यहां क्या डिफरेंस होना चाहिए? यहां क्या आना चाहिए था? तभी तो ठीक था। ये 4 कब आएगा डिफरेंस? इसका और इसका डिफरेंस क्या 4 कब आएगा? अगर इसको चेंज कर दे तो आगे गड़बड़ हो जाएगी, होगी नहीं? क्योंकि अगर मैं इसको 2 रहने दूं और इसको बाय द वे 6 कर दूं, तो 6 का 10 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? +4। फिर यहां भी +4, यहां भी +4, तो हमारी गलत होगी, तो इसको तो हम नहीं छेड़ सकते। इसी को ही हमें +4 करना है, यानी कि इस यहां से क्या संख्या होगी अगर मैं +4 करे तो 2 रहे, तो यहां हमारा क्या आएगा? 0। समझ रहे हो? इन चीजों को कैसे करोगे? अपनी कैलकुलेशन फास्ट करो और उसको जोड़ घटा बहुत जल्दी जल्दी करना सीखो। ये तो बिल्कुल सिर्फ प्लस की थी, हो सकता कहीं स्क्वायर की, क्यूब की, या स्क्वायर करके डिफरेंस करें, तो इस तरह की भी वो कर सकता है। कोई लिखना चाहे लिख लो। हेलो, बढ़िया जी, और सुनाओ साहब, क्या करें? हाँ, हाँ कंपलसरी है। ना ना ना, देखो एंट्रेंस में तो मैं तो लेना ही पड़ेगा सभी के लिए। हाँ, बस मुझे तो यहाँ भेज दिया था, MS कॉलेज में हो 3 बजे, 7 बजे का फोन आ गया था। मतलब फिर हमारी ऐसी में लेने काम होगा, आरिफ जी को तो पता लग गया होगा। बस ठीक है। मैं तो स्लीप बहुत निकल। किनका? शास्त्री जी का? अच्छा अच्छा। नहीं, कुछ पैर में तो भाई मोटरसाइकिल उधर की बजाय तो घुमा ली थी, बच्चे तो आए नहीं होंगे ना। चलो चलो ठीक है।
देखिए एक क्वेश्चन है, देयर आर गिवन टू आइडेंटिकल सीक्वेंस इन टू रोज। एक सीक्वेंस फर्स्ट है और एक आपकी सीक्वेंस सेकंड है। देखिए जो मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो ये टेबल अच्छी लगती है, जो अदर्स होते हैं वो थोड़े डर जाते हैं। मैथ वाले तो क्योंकि पढ़ते आते हैं उनको। देखिए ये पूछ रहा है कि दो सीक्वेंस दिए हैं, दोनों में एक ही रूल फॉलो है, ठीक है। जो रूल ऊपर लगा हुआ है वही रूल नीचे है। वो पूछ रहा है कि जो हमारा सी है, सी की जगह क्या नंबर आएगा, क्या संख्या आएगी। पैटर्न हम यहां से पकड़ेंगे। अब हमने सबसे पहले गणित में जो सीखा था, सबसे पहले संख्याएं सीखी, फिर जोड़ना और फिर घटाना, उसके बाद गुणा करनी और फिर उसके बाद भाग, ऐसा ही सीखा था ना। या कोई ऐसा है जिसने भाग पहले सीखी हो, जोड़ना बाद में? पॉसिबल नहीं है ना। चलिए सबसे पहले हम जोड़ करके देखते हैं। जोड़ का तो पता नहीं होगी बात। यहाँ तो घटा दिया हमने कुछ ना कुछ। यहां से अगर इसको करें 4 - +2 फिर +9 फिर +3, तो डेफिनेटली यहाँ पैटर्न कोई नहीं है। पॉइंट्स आगे, स्क्वायर क्यूब का इशू भी खत्म हो, समझ रहे आप? स्क्वायर क्यूब का भी खत्म हुआ। या तो कंडीशन डिवाइड की हो सके, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 15 से डिवाइड, 15 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करें कि 52 आ जाए? अगर है तो वो फिर बहुत ज्यादा टफ बन जाता है। वो क्वेश्चन देने का मकसद उसका नहीं है कि वो आपकी कैलकुलेशन चेक कर रहा है, नहीं, वो जनरल मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा है, वो इशू नहीं। यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है ओनली मल्टीप्लीकेशन। इसका मल्टीप्लीकेशन 8 में किसकी मल्टीप्लीकेशन करेगी? 4 आए। देखिए जब हम किसी नंबर में, जनरल चीज ध्यान रखना, जब भी हम किसी नंबर में ग्रेटर देन 1 नंबर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक। यानी कि अगर कोई नंबर सपोज करो 5 है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 से करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन किससे आएगी? 5 से। क्लियर? अगर किसी नंबर में मल्टीप्लीकेशन करूंगा लेस देन 1 से तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 5। यानी कि किसी संख्या को किसी से मल्टीप्लाई करके कम किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई हम जब करेंगे वो नंबर 1 से छोटा होना चाहिए। जैसे 2 की और 0.5 की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कितना आता है? 2 की और 0.5 की मल्टीप्लीकेशन कितनी आती है? 1। वैल्यू कम होगी ना, तो गुणा का मतलब ये नहीं है कि सब जगह वैल्यू बढ़ती। 8 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 4 आए? कितने की? 0.5। 4 में किसकी मल्टीप्लीकेशन करें कि 6 आए? यानी कि देखो अब आ जाओ देसी फार्मूले पे। देसी है कि 4 है और ये 6, यानी कि इसका 1.5 गुना। कितना है?
8 गुना तो 1.5 की मल्टीप्लीकेशन। ये इसका कितना गुना है? 2.5 हो गया ना। यहां से समझ में आ रहा है कि यहाँ 0.5 था, यहाँ 1.5, यानी कि एक और ज्यादा बढ़ाता चलेगा। यहाँ पे 2.5, तो डेफिनेटली यहाँ कितना होगा, और यहाँ कितना होगा? 15 की 45, 15 5 75, कितने हो गए? 52। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ 0.5 टेबल पे यहीं का यहीं रहो आप, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई 0.5 की कितना आएगा? 2.5। इसमें फिर किसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे? ये 0.5, 1.5, 2.5। इसमें 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में, क्या आएगा? इसको कीजिए, इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी ना में। भाई दशमलव में टाइम लग रहा, तो सीधा क्या करें? 25 और 15 की मल्टीप्लीकेशन कर लो। 15 दूनी 30, कैरी हुए 3, 15 नहीं 15 5 75, 7, 15 दूनी 30 और 7 37, डेसिमल यहाँ 3.75। अब इसमें किसकी मल्टीप्लीकेशन होनी है? 25 की, 2.5 की, ठीक है। 2.5 छोड़ दो, 25 की कर दो। 25 पंजे 125, कैरी हुए 12, 25 सत्ते 175 और 12 187, 7 कैरी हुए 18, 25 से 75 और 18 कितना होंगे? 93, डेसिमल 1 2 3 9.3। ये हो गया। मैं आपको मेथड सिखा सकता हूं, कैलकुलेशन आपके पास नहीं कर सकता। ये जितनी जल्दी मैंने किया, अगर ऐसे करना तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। नहीं है फिर कॉपी पर अलग से क्वेश्चन लिखियो, उनकी मल्टीप्लीकेशन करियो। जितनी देर में आप वो मल्टीप्लीकेशन करते करोगे, उतनी देर में आप एक क्वेश्चन और अटैक कर सकते हो। समझ रहे आप? अच्छा, हमें हैबिट है, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। अब जब पढ़े हिंदी में याद कर लिए, तो इंग्लिश में थोड़ा टफ लगता है। हालांकि टेबल तो सुना था मैं कि 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। लेकिन जब हमारे कभी छोटा बचता था, तो हमसे पूछते थे 15 छक्की, हम एकदम तुरंत कहते 90, 15 सत्ते 105, 9 अट्ठे 72, जिसको कटवा पाड़े बोलते थे। अब लर्न तो हमारे वो हैं। अब हम क्यों, हमारे उस सिर में दर्द थोड़ी है, हम यहाँ इंग्लिश में करेंगे? भाई हम तो हिंदी में जाना है, कैलकुलेशन करना है। रिजल्ट क्या है कि कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन फास्ट का तरीका वही है, 10-15 आइटमों के नाम लिखोगी। इतने की नमकीन ली, इतने के बिस्कुट लिए, इतने का नमक लिया, इतने की झाड़ू ली, इतने के लिए एक पेज पर लिखो, और जितनी भी मैक्सिमम स्पीड से आप कर सकते हो उसको कीजिए। मैं एक वाक्यांश बताऊं। घटना है 2008 की। मेरा छोटा भाई बीटेक करने के लिए गया, तो उसे कंप्यूटर दिलवा दिया हमने। तो कंप्यूटर, हालांकि मैं सबसे मेरा वीक पॉइंट है, मुझे इस टेक्नोलॉजी में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन ये था टाइप करने का शौक था, कुछ नहीं था। तो उसमें कुछ एक स्पीड वाला था कि ABCD आपको कितनी जल्दी आप जो है उसको प्रेस करते हैं, क्विकली 26 के 26 अल्फाबेट उस कीबोर्ड पे कितनी जल्दी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें जब मैंने किया, प्रैक्टिस करते 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 करते, जहां तक मुझे ध्यान है 2.3 सेकेंड में मैंने 26 के 26 अल्फाबेट्स प्रेस कर पूरी ABCD ली। किससे होता है? अभ्यास। और अगर आपको रीजनिंग का मास्टर बनना, देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, आप अपना मैथ रीजनिंग जबरदस्त कर लीजिए। देखो सरकारी नौकरी से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, बिल्कुल। और ग्रेजुएट कितने लोग हैं आप लोगों में से? है कोई ग्रेजुएट? वो पैट का फॉर्म जरूर भरो, ठीक है। एग्जाम दोगे किस पे? अगर इंटर, एक्चुअली जो पैट का एग्जाम है, मुझे उसकी ज्यादा जानकारी तो है नहीं। मुझे सिर्फ कितना है कि जितनी भी उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां आएंगी टीचिंग डिपार्टमेंट को छोड़ के, वो उसके लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम है। इसके बाद कट ऑफ लगाएंगे, सीधा आपका मेंस होना है। तो क्या होगा, मान लिया आप तो जा रहे हैं UPSC के लिए, उससे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक अपना आकलन तो करोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा, जहां तक मेरे अपनी लाइफ का तजर्बा है, अगर आपको कोई नौकरी में मिल जाती है तो कोई बुरी बात तो है नहीं, समझ रहे। अधिकतर लोग हमने देखे हैं जो IPS में सेलेक्ट हो गए, IRS में सेलेक्ट हो गए, ज्वाइन कर लिया, क्या करते हैं, तुरंत एक्सटेंशन ले लेते हैं, 1 या 2 साल की छुट्टी ली, फिर वहीं मुखर्जी पहुंच गए। तो आप लोग भी कर सकते हैं, ज्वाइन करो, छुट्टी ले लो, तैयारी करो,
आईएएस की तैयारी के लिए, पीसीएस की तैयारी के लिए 1 साल सफिशिएंट है। जो करना है 1 साल में कर लोगे, नहीं है तो वहां 10 साल भी कर लो, कुछ बेकार है। तो उन चीजों के लिए, और उसमें जिसका ये स्ट्रॉन्ग है, इज द मास्टर ऑफ यूपी ट्रिपल एससी, जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी है ना, वो मास्टर है, वो सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे? कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है ऑल ओवर द इंडिया जिसमें ये भाई साहब ना आते हो मैथ तो भी। सिर्फ एक ही है, वो आपके टीचर्स के लिए एग्जाम होता है, शायद उसमें भी थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन तो उसमें डाल दें। उसमें वाले सोशोलॉजी का जिसको लेक्चरर बनना हो सोशोलॉजी आएगी, पॉलिटी का बनना है पॉलिटी आती है। वो भी सिर्फ यूपी के अंदर है कंडीशन। यूपी में जो इंटर कॉलेज के टीचर होते हैं उनका सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर होता है। नेट का हो, है नेट वाला। नेट नहीं, वो इसके लेक्चरशिप के लिए होता है, 11th 12th के लिए इसको पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अदरवाइज सभी जगह इसका जीएस का पेपर एक जरूर होता है। अब सोशोलॉजी वाले से जीएस में पूछी जाएगी, प्लस उसमें 2-4 क्वेश्चन इसके होगा। तो इस पे कमांड कीजिए, जितनी जल्दी कमांड है उतनी जल्दी आप सरकार के अच्छे कर्मचारी बन जाओगे। और अधिकारी बनना तो पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिस दिन चेहरे की मुस्कुराहट खत्म होगी उस दिन सिलेक्शन के पास पहुंच जाओ, क्योंकि मुस्कुराना भुला देता है। पढ़ना इतना पड़ता है, बहुत चीजें हैं। अभी तो कुछ टाइम तक तो आपको यही नहीं पता लगने का कि क्या पढ़ा है, कैसे पढ़े। क्या कह रहे हैं? वही हो रहा है। तो क्या पढ़े? तो उसके पीछे रीजन है, जब आप करोगे तब आपको पता लगेगा धीरे धीरे चीजें। क्योंकि पेट का मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए इंटरव्यू नहीं है किसी भी जॉब में, फ्री होगा या मेरिट उठाइए, मेंस होना है, मेंस में आप अगर मेरिट में आ गए तो सिलेक्शन है, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। यानी मैंने एग्जाम दिए हैं, इंटरव्यू में बाहर हुआ हूँ वहां से, क्योंकि वहाँ एक टाइम था जब उसमें करप्शन होता था, अब तो नहीं है। अब तो आप फ्रेश सिलेक्शन है, अगर आप लेना चाहो। क्योंकि पैट के एग्जाम में आप ये मान लो कि मैं शायद सहारनपुर में टॉपर ही रहूंगा। पैट का जो एंट्रेंस हुआ था 2021 में फर्स्ट टाइम। परसेंटाइल का पता है किसी को? परसेंटाइल किसको कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंट एंड परसेंटाइल? इट इज द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ परसेंट एंड परसेंटाइल? स्टेटिस्टिक पढ़ी है, बताइए आप परसेंटाइल क्या होता है? अगर सपोज करो किसी की परसेंटाइल 90 आई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 90? अच्छा, अब मेरी परसेंटाइल जो थी 99.99 करके 6 समथिंग थी, नहीं 99.96 थी यहाँ। तो उसकी क्या डेफिनेशन निकाल लोगे? जबकि एग्जाम दिया था 24 लाख स्टूडेंट, 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। यानी कि सीधी बात है, अगर मैं 24 लाख का 0.04% निकालूं बाई 100, 240 का 960, समझ गए? मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, मेरे इक्वल किसी की भी परसेंटाइल नहीं लिखी, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स थे। मेरे ना मार्क्स थे 89.75।
जब उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया, 4 शिफ्ट में पेपर था, तो मेरे मार्क्स हो गए 90। 100 में से 90 मार्क्स मुझे परसेंटाइल मिला ये। जबकि एक लेखपाल सेक्रेटरी वगैरह वगैरह के लिए जो मेरिट लगती है वो लगभग 70 प्लस, 70-60 परसेंटाइल जिसका होता है उसको भी मेंस के लिए बुला लेते हैं। एक वैकेंसी निकली थी जिसमें उन्होंने सिर्फ सप्लाई इंस्पेक्टर की 750 को कॉल किया था, उसमें मेरी भी कॉल थी, यानी कि ओवरऑल मेरी रैंक लगभग 500 के आसपास थी। जबकि मैंने इस एग्जाम की एक दिन भी तैयारी नहीं की। रीजन, मैथ रीजनिंग आज तक पीसीएस हो, आईएएस का तो मैंने बहुत पहले 99 में दिया था, उससे मैं आती नहीं, लेकिन पीसीएस में जितना भी मैथ रीजनिंग आता है, सी सेट में हमेशा मेरा 95% अटेम्प्ट किया है मैंने। अदर अध्ययन के कोई भी एग्जाम दिए वहां नियर अबाउट में 100% ही ठोक आता हूँ, छोड़ता नहीं। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने यहाँ तक इतना स्कोर किया। क्योंकि यहाँ आपका क्वेश्चन अगर है, एनडीए के स्टूडेंट बैठे हैं, इनको मैं यही कहता हूँ, आपका 900 का टोटल प्रीलिम्स एग्जाम है, 300 मैथ है, 300 में से आप 300 का भी कर सकते हो, बट यू हैव टू क्या करना, आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कैलिबर। कैलिबर क्या है, एनडीए के स्टूडेंट को आपको आईआईटी देना पड़ेगा, तब आप वहां उसको बीट करो। भाई क्या है दूसरी चीज को, अब जैसे कैसे हैं कि यार ये इसको छोटा कैसे करें, इसका तरीका ये नहीं है कि इसको हम काट दें, तरीका यह है खुद बड़े बन जाओ, अपनी सोच बड़ी बनो, अपने ज्ञान को इतना विस्तृत कर दो कि जो क्वेश्चन है वो छोटे आए। और इसका तरीका मुझे सिर्फ एक ही लगा और कुछ नहीं है। आपने जो मैंने 8-10 साल तैयारी की है सिविल सर्विस की, बाकी जो अदर की है एकेडमिक मैथ से लेकर वगैरह वगैरह, मैं बताऊं 2007 में मैंने यूपी 2 का एक एग्जाम दिया था। अब तो उसका नाम है क्या, यूपी 2 है ना अभी भी, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उस समय उसको, हाँ तभी नया नया नाम हुआ था उसका। तो इन्होंने बीएससी फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को बीटेक सेकेंड ईयर के एडमिशन के लिए एंट्रेंस दिया था फर्स्ट टाइम यूपी 2। तो मुझे भी सोचता मगर यार इंजीनियरिंग करनी थी, मैं नहीं कर पाया, तो मैंने एंट्रेंस दिया। जॉब में रहते रहते तैयारी की 1 महीना, जबकि उधर मैं एमए सेकेंड ईयर मेरा मैथ का था, यहीं से ही मैंने मैथ्स एमए मैथ्स किया। मेरी जो रैंक आई उसमें 1 महीने की तैयारी में ही, क्योंकि उसमें मैथ आना था, ग्रेजुएशन लेवल का मैथ ही मैथ आना था उसमें, थोड़ा बहुत आता रहा मेरे ध्यान नहीं है। मेरी रैंक उसमें जनरल में 18 थी। यूपी 2 का कौन सा कॉलेज था जिसको मैं नहीं ले सकता था, लेकिन उधर मैं इधर जॉब में आ गया, मैं फिर गया। लेकिन आज मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक, वहां कम से कम 2.5-3 या 4 लाख सैलरी को होता, यहाँ वही अपना जो सरकारी मिलती है। आपके अंदर कैलिबर है, कुछ भी कर सकते हो, तो फिर आप फील्ड में जाइए, कहीं भी बहुत कुछ कर पाओ। अगर ये है कि यार सुकून की नौकरी करनी है, फिर आप सरकारी नौकरी सोचिए। हाँ अगर आप अधिकारी बनते हो, आईएएस पीसीएस बनते हैं, तो वहां चैलेंजिंग है, जॉब चैलेंजिंग है, उनमें मजा आता है करने में। भाई 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, गाड़ी है, पुलिस वाले, तो एक उसका पैसा अलग होता है, लेकिन वो पैसा वैसे नहीं मिलेगा, पहले अपने आप को बहुत कुछ त्याग करना होगा। तो इसको जरूर भरिए, जो उसके लिए एलिजिबल है, चाहे 12th पास है चाहे कुछ भी है। अगर कोई हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों को। हाँ बात पढ़ने की कर रहा था मैं कि कैसे तैयारी करें, ये बहुत समय निकल जाता है। देखो किसी से मत पूछो, कोई नहीं बता, शेर का भाई वगैरह, एक कुद्दन और दूसरा कुद्दन तेरा, ये कहावत हकीकत है। जहां आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, यहाँ पड़ोसी तो बताने से रहा। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जितना आप जानते हैं हो सकता है वो भी इतना ही जानता हो, या ऐसा भी हो सकता है आपसे कम जानता हो। जो जानता है वो आपको बताएगा नहीं, ये बहुत बड़ी चीज होगी। तो सबको पता है कि अगर मैंने इसको बताया, जनरल जनरल कैंडिडेट कोई बीट करेगा। तो ऐसी कई कंडीशन है सर, किसी से मत पूछे। जब आप इतने बड़े रास्ते पे निकले हैं, तो आप खुद अपना रिजल्ट निकालिए, अपने परिणाम निकालिए। उसका तरीका ये है, पिछले 10 ईयर्स के पेपर्स को तन मन से अध्ययन कीजिए, ठीक है, चाहे वो मेंस के हैं चाहे प्रीलिम्स के। जब उनको आप कई बार पढ़ लोगे, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे, क्या टॉपिक्स है, क्या अप्रोच है, फिर आप जब कोई कंटेंट भी पढ़ोगे आपको पता होगा कि हाउ टू रीड, कैसे मुझे पढ़ना है, और इसमें से क्या चीज मुझे निकालनी है, पॉइंट आउट करनी कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, समझ रहे आप। और आप पड़ोसी से पूछते चले गए, सबको पता है भाई, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में सबको पता, हाँ भाई एक फिजिकल है और एक पॉलिटिकल है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में सबको पता है कि हाँ भाई नदियां हैं,
नदियां भी पढ़नी है, पहाड़ भी पढ़ने हैं, पठार भी पढ़ने हैं। लेकिन वो कौन बताएगा कि आयोग आने वाले समय में क्वेश्चन कैसा पूछेगा? वो तो बहुत होली, कौन सी नदी पूरब बहती थी, कौन पश्चिम बहती थी, कौन एस्चुरी बनाती है, कौन डेल्टा बनाती है, तो सुंदरबन का डेल्टा तो हर एग्जाम में पूछ लेगा। वो तो इसमें पैटर्न तो पूछ लेगा कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, डेल्टा क्यों बनता है। अब बात आती है कि वो डेल्टा अगर बनता है उसके पीछे रीजन क्या है। अगर ऐसा मतलब सुंदरबन डेल्टा है, उसका जो आकार है पंजनुमा है, वो आकार है क्यों? वो आपसे ये पूछ सकता है कि नदी अगर इधर से इधर बह रही है तो क्यों बह रही है। आपको नॉलेज होना चाहिए। हमें पता है कि नर्मदा ताप्ती हमारी पूरब से पश्चिम बहती हैं, क्यों बहती हैं पता होना चाहिए। किन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं जिनके बीच बहती हैं, बताइए। नर्मदा नदी जो है कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच होकर बहती है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका यूपीएससी में शायद अभी जन्म ही हुआ है, जन्म में ही हुआ अभी। अभी जो है छठी भी नहीं हुई आप लोगों में, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने कहा दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, एक सतपुड़ा है तो दूसरी कौन सी है? अरावली पता है कहाँ पे? अरावली राजस्थान में है। और सतपुड़ा ये नर्मदा नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। समझे? ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में होकर के बहती है। चलिए क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट एक्सपेयर्ड इन सिक्स पेपर। एक स्टूडेंट है, ये सिक्स पेपर देता है, ये शायद मीडिया नहीं है क्योंकि हम लोग छठे पेपर ही देते हैं बोर्ड का लिखकर। द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सभी पेपरों के इक्वल। क्लियर? हमारे यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं एक पेपर के? कितना होता है भाई? इंटर में एक पेपर जो ग्रांड टोटल आता है कितने का आता है? 100 का। हमेशा जब परसेंटेज का ऐसा क्वेश्चन करो तो 100 ही मान लेना चाहिए। मान लिया अपना मैक्सिमम मार्क्स है एक पेपर के 100, ठीक है। these marks in these papers are in the proportion, जो हमारे 6 पेपर हैं उनके जो मार्क्स आए वो किस प्रोपोर्शन में आए हैं? वो हमारे आए हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और ऑल द स्कोर 60%। छोटा जो स्कोर आया वो 60। In how many number of paper did he score less than 60% of the maximum marks? वो पूछ रहा है ऐसे कितने पेपर हैं जिसमें उसके मार्क्स लेस देन, समझे आप? पहला क्वेश्चन समझो। एक बच्चे ने 6 पेपर दिए, सभी पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं यानी कि 100 नंबर थे, हम मान के चल रहे हैं। अब उसमें जो उनके क्या नाम मार्क्स आए उनमें से उनका जो अनुपात है एक 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये उनका अनुपात है। अब ये पूछ रहा है कि एक बता दिया कि जो टोटल मार्क्स आए उसके 60% आए, तो कितने पेपरों में उसके मार्क्स में 60% से कम आए। हो सकता है एक पेपर में 90 मार्क्स हो और दूसरे में उसके 30 रह गए हों, एवरेज तो 60% ही रह गया, लेकिन एक पेपर में 60 से कम चले गए, तो इस क्वेश्चन को हम निकालेंगे। अब इसमें ये अनुपात भी आ गया, परसेंटेज। एक तो आपका जो मैथ्स का टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शनल का, और एक हमारा दूसरा है परसेंटेज का। अधिकतर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा परसेंटेज या रेशियो नहीं लगाना, लेकिन एक लॉजिक लगा तो सोचना है कैसे करे क्वेश्चन। 1 मिनट सोचो, 1 मिनट के लिए आ जाओ।
चलिए, आप भी दूसरी क्लास के टीचर भी आ चुके हैं। बस 2 मिनट का और काम रह रहा है। देखिए, जब भी ऐसे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको दिए गए हों अनुपात के, अनुपातिक आप जो चीजें हैं 6 क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। अनुपात समानुपात क्या होता है, इसके लिए सिर्फ एक चीज समझनी है आप कि जो 6 पेपर थे, एक पेपर 100 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? 600 हो गए। ठीक है, कितने परसेंट मार्क्स आए थे उसके? इसका अगर हम 60% निकाल दें, कितने आ गए? उसको मिले 360 मार्क्स मिले। और वो जो मार्क्स थे वो इस अनुपात में पढ़ने हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या निकालते हैं? जब किसी भी अनुपात की राशि को उस अनुपात में डिवाइड करना हो, किसी राशि को, सबसे पहले एक वर्ड होता है अनुपातिक योग। ये निकालते हैं ना। अनुपातिक योग क्या आया? 10, 9, 19, 8, 27, 7, 34, 6, 40, 5, 45। अब अगर हम पहले के अगर वगैरह इस तरह हम देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। जो अनुपातिक योग आया, ठीक है, इससे जो है 360 को डिवाइड कर, कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब इस 8 की इस मल्टीप्लीकेशन करते चले जाओ सारे में। 8 पंजे 8 छंग 38 8 हम 8 दाम, ये इसके मार्क्स हो गए सारे पेपर्स। और ये कह रहा ऐसे कितने पेपर हैं जिनमें 60% से कम आए, यानी कि 60 मार्क्स से कम कितने पेपर में आए? अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चनों के लिए कौन सी ट्रिक की जरूरत है? मैथ या रीजनिंग में ट्रिक की जरूरत उनके लिए है जो यूपीएससी के अलावा या यूपीपीएससी के अलावा किसी और एग्जाम को देने जा रहे हैं, जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो। क्योंकि यहां आपकी ट्रिक धरी रह जाएगी, ये देख लेना, आप किसी क्वेश्चन चलती ही नहीं आपकी, उस क्वेश्चन को कंसेप्ट से आप इजीली कर सकते हैं। रिजल्ट क्या निकला है यहाँ पे? जो समझने वाली चीज है, समझने वाली चीज ये है आपकी कि इसने जो परसेंटेज दी थी इसकी मार्क्स की, उसको हमने किसके इक्वल कर दिया? जो हमारे अनुपातिक योग, किसके? अनुपातिक योग का। यानी एक तरह से जो हमारे 360 मार्क्स थे वो किसके बराबर थे? जो अनुपात है इसका 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक तरीका तो वो बता, दूसरा है इसमें अगर हम x की मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या बन जाएगा? 5x 6x 7x 8x 9x और 10x। इन सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 45x। x इक्वल टू कितना आएगा? 360 अपॉन 45। वही कितना आएगा? 8। और जो x की वैल्यू 8 आई, अब इस तरह से चल जाओ, ऐसे कर दो। ठीक है, आगे जिंदगी में जब भी अनुपातिक का है, पहले प्रयास करो उस अनुपात को खत्म करने के लिए x की मल्टीप्लिकेशन कर दो और उन सबको ऐड कर दो। उसके इक्वल जो क्वांटिटी दी है उसको रखो, x की वैल्यू निकाल लो और फिर अल्टरनेट सब में रखते चले जाओ, आपका आंसर इजी आ जाए। ठीक है, इसी के संपन्न है भी क्लास। इस क्लास के बाद जैसे ही आप लोग चर्चा करेंगे एनडी क्लास के बाद, मुझे जरूर बता देना कि आगे पढ़ना कैसे होता है। हाँ,